Hey बच्चों, what's up? Today I am not going to deliver any class related topic or any subjects related topic. एक्चुअली आप जानते हैं कि क्लास 10th और 12th का रिजल्ट आउट हो चुका है। कई लोग एकदम रिलैक्स मोड में हैं, कुछ लोग एक्टिव मोड में आ चुके हैं कि आगे क्या करना है, फ्यूचर प्लानिंग क्या करना है। तो पहले तो मैं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए बात करूंगा जो अभी जस्ट 11th में जा रहे हैं, और फिर फाइनल जो आज का वीडियो है, जो मेन टॉपिक हमने क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए उठाया है कि व्हाट टू डू आफ्टर 10+2 और व्हाट टू डू आफ्टर इंटरमीडिएट। कैरियर ऑप्शन जो है, आपको चुनाव में काफ़ी प्रॉब्लम होती है सिलेक्शन में। तो एक्चुअली यू कैन कंसिडर मी एज योर एल्डर ब्रदर और योर मेंटर और योर एडवाइज़र। आई एम नॉट एनी टाइप ऑफ कैरियर काउंसलर। आप सिंपली मुझे एक अपना बड़ा भाई समझ सकते हो या एक सलाहकार समझ लीजिए आप। और स्पेशली मैं बात भी जो करूँगा उसमें मैं पीसीबी और पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ग्रुप के बच्चों के लिए ही स्पेशली बात करूँगा, क्योंकि और जिस चीज़ के बारे में डीप नॉलेज हो उसी चीज़ के बारे में बात भी करनी चाहिए और इसी चीज़ के बारे में एडवाइस भी करनी चाहिए। तो पहले 10th वाले बच्चों के लिए जो 10th पास कर चुके हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मैथ बायो उनका साथ कंबाइंड में होता है, तो उन्हें आगे इंटर में 10+2 करते समय उनको चूज करने में कोई परेशानी नहीं होगी। बट जो एनी अदर स्टेट बोर्ड वाले कैंडिडेट हैं, जो बच्चे हैं, उनमें बायो और मैथ को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति होती है। तो कभी कभी तो ये होता है कि स्टूडेंट चाहता है कि मैं मैथ ग्रुप से ही आगे चलूं, और कभी कभी वो चाहता है कि मैं बायो ग्रुप से आगे चलूं। इसका ये कतई मीनिंग नहीं है कि वो उसका मैथ वीक रहा या बायो वीक रहा। जो भी रीजन रहे होंगे वो अपना इंटरनल वो स्टूडेंट खुद जानता है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, ये खास स्पेशली मैं 10th वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ जो अभी जस्ट 11th क्लास में एडमिशन लेंगे। प्रॉब्लम तब आती है जब वो देखते हैं कि मेरा फ्रेंड ये चूज कर रहा है मैथ और बायो, ठीक है। कभी कभी वो खुद से डिसीजन लेने में थोड़ा सा वो उसको हेजिटेशन होता है कि कौन सा ठीक रहेगा, मैथ या बायो। वो दूसरों का देख कर वो कॉपी करने की कोशिश करता है, यहीं से मिस्टेक होती है। यू शुड आस्क योर सेल्फ व्हाट टू डू। आपको खुद से पूछना है कि मुझे क्या करना चाहिए, आप किस चीज़ में स्ट्रांग हो, आपको कौन सी चीज़ अट्रैक्ट करती है, वो आपको उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। और कभी कभी बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले गार्जियन करते हैं, पेरेंट्स करते हैं। पेरेंट्स ये हम नहीं कह रहे हैं कि पेरेंट्स गलत करते हैं, पेरेंट्स सही करते हैं, लेकिन हाँ, उसमें आप ये जो वीडियो देख रहे हैं अपने पेरेंट्स को भी आप दिखाइए, उनको भी ये, उनके लिए भी स्पेशली मैं कहूँगा, उनको भी मैं ये डेडिकेट करता हूँ आज का वीडियो ऑल पेरेंट्स को। कभी होता है क्या है कि बच्चा आपका बायो लेके पढ़ना चाहता है या मैथ लेके पढ़ना चाहता है, तो आपकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है गार्जियन के लिए, स्पेशली मैं बोल रहा हूँ। उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि नहीं, मैथ से पढ़ेगा तो मैं आगे ये सोच रखा हूँ अपने बच्चे के बारे में कि ये कराना है, या बायो से पढ़ेगा तो ये कराना है। तो स्पेशली हमारी हाथ जोड़कर विनती है गार्जियनों से भी, अभिभावकों से, पेरेंट्स से, जो भी आप अंकल आंटी चाचा चाची दादा दादी जो भी हैं आप, बड़े भाई बड़ी बहन, आप अपने बच्चों के सबसे अच्छे शुभचिंतक हैं। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग अबाउट योर कंसर्न रिगार्डिंग योर चाइल्ड। कोई क्वेश्चनिंग नहीं है, आपसे वेल विशर, आपसे बड़ा वेल विशर कोई हो ही नहीं सकता। बट आप अपने बच्चे को भी समझिए, उसके माइंड को समझिए, उसके जो भी हॉबीज़ हैं या इंटरेस्ट हैं उसको भी समझिए कि किस सब्जेक्ट के को लेकर वो ज़्यादा पैशनेट है, उसको ज़्यादा उसमें अट्रैक्शन है, उससे ज़्यादा उसको लव है उस सब्जेक्ट से। अगर उस सब्जेक्ट को चूज करेगा तो नो डाउट वो अच्छा करेगा इन फ्यूचर 100%। इसलिए कभी उसको फोर्स मत करिए, कभी भी फोर्स मत करिए। आप सजेस्ट जरूर कीजिए, उसका सजेशन लीजिए, उससे पूछिए, या आप उसको सजेस्ट करिए ये है। या आप, अगर आपको लगता है कि आप खुद में कैपेबल नहीं हैं कि डिसीजन ले सकें कि कौन सा सब्जेक्ट सही है कौन सा गड़बड़ है, तो आप उसके टीचर से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि टीचर सबसे अच्छा उनके बारे में डिसीजन दे सकता है, क्योंकि उन्होंने लास्ट 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर हो सकता है 5 ईयर से उन्होंने ऑब्जर्व किया हो कि बच्चा कैसा था, किस फील्ड में इसका इंटरेस्ट है। तो वो सबसे अच्छा तो जज वही कर सकते हैं जो उनके करंट में भी टीचर होंगे जिनसे बच्चे ने पढ़ा होगा, आइदर वो कोचिंग में हो, ट्यूशन में हो, या आइदर स्कूल कॉलेज के टीचर हों। आप उनसे एडवाइस ले सकते हैं। ज़बरदस्ती थोपिए मत, क्योंकि बच्चा फ्री तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगा।
वन थिंग, ये कंप्लीट हुआ। आप हाई स्कूल वाले जो भी बच्चे देख रहे हो जो इंटर में जस्ट पास अभी इंटर किए हों, बाकी जो अभी 12th पास कर गए हैं 10+2 और उनके पास बहुत सारे कैरियर ऑप्शन है कि किस चीज़ में जाएं। तो एक बहुत फेमस कोट है जो कि मेरे आइडल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का है और मैं रिपीट करता हूँ अपने ऑफलाइन क्लास में भी हमेशा, डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री, इफ़ यू फेल इन सेकेंड देन मोर लिप्स आर वेटिंग टू से योर फर्स्ट विक्ट्री वाज जस्ट बाय लक। अगर तुम रुक गए अभी, फ्यूचर अभी मान लो, ये खास करके ये जानबूझकर कोट मैंने क्यों उठाया, क्योंकि इस साल के सारे बच्चे प्रमोट हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत लोग कहना स्टार्ट कर देंगे कि अरे ये तो कोविड काल में ये प्रमोट हो गया था, इसका जो भी परसेंटाइल रहा हो पता नहीं इसका एक्चुअल है कि या फिर बाई चांस बाई लक इनको मिल गया है। हो सकता है कि वो बच्चा बहुत जीनियस रहा हो, जितना मिला है उससे भी हो सकता है 2-3% ऊपर लाया होता, और कुछ बच्चे नो डाउट ऐसे भी रहे होंगे कि जिनका जितना आया है हो सकता है उससे बहुत कम रहते अगर एक्चुअल एग्ज़ाम दिए होते, उनको मिला है। तो वो भी इस चीज़ को अभी जो उसकी एज ए अपॉर्चुनिटी इसको ले लो, ठीक है। इसको आप एक चैलेंज की तरह ले लो, ठीक है, आप गोल्डन चांस की तरह ले लो, जो भी आप चाहते हो, जैसा भी आपके दिमाग में आता हो कि हम इसको ऐसा लें, और उसी के अकॉर्डिंग आप फ्यूचर प्लानिंग करो और आगे बढ़ने का प्रयास करो। तो मैं कुछ मेरे पास डेटा है लास्ट ईयर का कि क्या कैसे के PCM ग्रुप के लिए, स्पेशली PCB की बात थोड़ी सी करूँगा मैं, लेकिन पहले PCM ग्रुप के लिए कि जो 12th में बच्चे गए हैं उनके पास ऑप्शन क्या क्या हैं। ऑप्शन तो बहुत सारे हैं। कुछ बच्चे ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे, नो डाउट, BSc, चाहे वो जो भी सब्जेक्ट चूज करें उसमें PCM रखें, PCB रखें या कुछ और अदर। कभी कभी इंटर साइंस से होने के बाद भी ग्रेजुएशन में चले जाते हैं बच्चे। तो आपको खुद से क्वेश्चन करना है। मैंने पहले ही कहा, यू शुड आस्क योर सेल्फ, आपको अपने आप से खुद से पूछो कि मुझे क्या करना है, मुझे किस चीज़ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, किस चीज़ की ओर मेरा टारगेट, हमेशा अपना एम किधर रखा है आपने, वो आपको पता होना चाहिए, ताकि आप फ्यूचर में उसी के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी, नो डाउट। तो अगर जो इंटर के बाद आर्ट साइड भी चूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर उनको सिविल सर्विसेज में जानी है तो इंडिया की मोस्ट जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है लोगों को, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो बहुत अच्छी फील्ड है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप चाहिए ग्रेजुएशन करिए और फ्यूचर प्लानिंग उसी के तहत आप आगे बढ़ते रहिए और उसी में आप अपना कैरियर बनाने का प्रयास करिए। आप जानते हैं कि अगर स्टेट सिविल सर्विसेज दे रहे हैं आप, तो PCS के थ्रू आप हायर रैंक SDM भी अचीव कर सकते हो, और बाकी एलाइट पोस्ट उसमें बहुत सारी हैं, VDO की है, ARTO की है, सेल टैक्स कमिश्नर, बहुत सारी होती हैं, कैरियर ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे वो। बट अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोफेशनल कोर्स को चूज करते हो और उसके थ्रू अगर जाओगे तो यही पब्लिक सर्विस जो है, जितनी है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वो काफ़ी आपको इजी पड़ जाएगी, क्योंकि सिलेबस काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। अदरवाइज़ आप जानते होंगे GS एक ऐसा पोर्शन है, जनरल स्टडी, उसमें कोई और छोर नहीं है, किस ओर से किस ओर तक जाना है, कहाँ से कहाँ तक उसकी लंबाई चौड़ाई गहराई है, उसके कोई था नहीं है। आप जितना भी पढ़ो कम है, लेकिन जितना पढ़ोगे उतना अच्छा तो होगा ही, इसमें कोई क्वेश्चनिंग नहीं हो सकती, कोई डाउट नहीं है। तो सिविल सर्विसेज एक ऑप्शन है आपके पास। कुछ स्टूडेंट NDA चूज करते हैं जिनको मिलिट्री अपनी ओर मतलब अट्रैक्ट करती है, तो उसमें भी आप जानते हैं कि ऑफिसर रैंक से ही आप एंट्री कर सकते हो। अदरवाइज सिंपली आप जानते होंगे हाई स्कूल पास बच्चा भी जो सीधी भर्तियाँ होती हैं उसके थ्रू एक कैडेट बनता है, ठीक है, सिर्फ एक साधारण सोल्जर बनेगा वो। अगर आपको ऑफिसर रैंक से एंट्री लेनी है तीनों आर्म फोर्सेस, आइदर आप एयरफोर्स में जाना चाहो, नेवी में जाओ और मिलिट्री, तीनों में आप NDA के थ्रू अगर जाओगे तो आप बेटर पोजीशन अचीव करोगे, एक अच्छी लाइफ अचीव करोगे। लेकिन अगर NDA छोड़कर अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग के लिए सोचता है, तो हमने पहले ही बताया था कि जैसे आप लास्ट 10 ईयर का डेटा उठाकर देखेंगे तो IAS में जो टॉपर्स होते हैं, कभी कभी एक्सेप्शनल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आप नहीं तो आप कहेंगे सर ने ऐसा कहा था कि हर बार ऐसा ही हुआ। मैक्सिमम टाइम्स कर रहे हैं, मैक्सिमम टाइम्स ऐसा ही हुआ है
कि आइदर वो जो टॉपर्स है या तो IITian होगा, डेट मीन्स इंजीनियरिंग कैंडिडेट होगा, या फिर नीट क्वालिफाई यानी MBBS कंप्लीट, नीट क्वालिफाई नहीं केवल MBBS कंप्लीट हो गया है तो वो भी टॉपर में आए हैं। कई बार ऐसा हुआ है, लास्ट 10 ईयर का डेटा, 10 ईयर से पहले का भी देखेंगे तो भी ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है। तो अभी अगर हम PCM ग्रुप की बात करें तो इसमें मेरे पास कुछ डेटा है कि लास्ट ईयर का डेटा हम बता रहे हैं, क्योंकि 2020 का 2021 में तो अभी आप देखेंगे कि क्या जियो आने वाला है, कैसे पेपर होगा, क्या करेगी गवर्नमेंट, वो तो गाइडलाइन आ जाएगी आपके लिए। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है पेपर आपका IIT JEE का, तो उसका डेटा है। और इसके अकॉर्डिंग NTA के अकॉर्डिंग 2020 में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अपीयर हुए थे IIT JEE के लिए, और मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं दे रहा हूँ, अप्रोक्सीमेशन में दे रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पूरा डेटा लिखा हुआ है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेशन में दे रहे हैं। ये कितना था, 11,88,000, ठीक है। और है वैसे 673, लेकिन हम अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहे हैं तो आपको एक रफ आइडिया लगेगा कि कितना टफ कितना इजी। मैं आप ये मत समझना कि मैं डरा रहा हूँ, अवेयर कर रहा हूँ, जगा रहा हूँ, बस डरा नहीं रहा हूँ। आपको अपने करियर की जो राह है, रास्ता है, उसको चूज करने में मैं आपकी मदद ही कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ। इसको मत समझना कि मैं डरा रहा हूँ, बस आंखें खोल रहा हूँ थोड़ा। आप अगर अभी सोए हो तो जगा रहा हूँ, बस ये समझना। कितना 11,88,000 काफ़ी बड़ा फिगर है, आप समझ सकते हो। और इतने में जो अपीयर हुए ओनली कितना 1.5 लाख, 1.5 लाख के आसपास करीब हैं, और 838 बच्चे और हैं। आप जानते हैं IIT JEE का जब आप पेपर दोगे, थोड़ा सा इसके बारे में भी ओवरव्यू, क्योंकि ये डेटा जो मैं बता रहा हूँ उसमें इसका रोल प्ले होगा। JEE में आप जो भी बच्चे अभी तैयारी करने के लिए जाएंगे प्रिपरेशन के लिए, उनको पता होगा, इतना तो खैर वो भी पता करके रखे होंगे। 2 पार्ट होता है, मेंस, एडवांस। तो ये जो डेटा मैं बता रहा हूँ, ये 1.5 लाख ये केवल मेंस क्वालिफाई हुए, यानी ये एडवांस का पेपर दे सकते थे। और जब ये दोनों में ही क्वालिफाई हो तो प्रॉपर IIT में एडमिशन वही बच्चा ले पाता है। तो वो कितने थे वो बता दे रहा हूँ मैं आपको। मेंस क्वालिफाई ये तो बैठे सारे लोग, 11,88,000 टोटल बच्चे बैठे थे, अपीयर हुए, और जिसमें क्वालिफाई हुए एडवांस के लिए, यानी मेंस क्वालिफाई हो गए कितना 1.5 लाख, ठीक है, 1,50,000। और फाइनली यानी एडवांस भी जो बच्चे क्वालिफाई हुए, जिनको प्रॉपर IIT मिली, उनकी संख्या आप देखोगे फाइनल वो कितना था 43,000। 204 और है, लेकिन हमने कहा अप्रॉक्स की बात करते हैं, 43,000। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बैठे थे, 11 लाख और 88,000, 12,000 ही कम है। तो आप 12 लाख के आसपास मान लो अप्रोक्सीमेशन में, 12 लाख में कितने निकले 43,000। तो नो डाउट पूरे इंडिया के बच्चे compete करते हैं इसमें। तो AIR जो बनेगी, ऑल इंडिया रैंक, वो आप समझ सकते हो कि हर कोने कोने से एक, हर जगह का ब्रिलियंट बच्चा ही समझ आप मान के चलो कि पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आपको एक सीट चाहिए, ओनली 1 सीट, ठीक है। और पूरी सीट को आप मत देखो ना, पूरे स्टूडेंट की ये काउंट को देखो कि कितने बैठे हैं, बिकॉज यू हैव टू टेक ओनली 1 सीट। और आपकी नज़र अर्जुन की तरह उसी तरफ होना चाहिए, उसी जैसे बर्ड की आई पर अर्जुन का पूरा टारगेट था, उसी तरह आपका भी टारगेट होना चाहिए, 1 सीट केवल। ना तो इस भीड़ को देखो, भीड़ को देखोगे तो आपको हार्ट अटैक आएगा, या मतलब BP बढ़ जाएगा, BP डाउन हो जाएगा, इस टाइप की कई सारी प्रॉब्लम्स होंगी, तो उस पर नहीं जाना है। अब ये IIT JEE में एडमिशन के लिए जो 4 स्टेप हैं वो क्या हैं? हाँ, इसमें जो परसेंटेज वगैरह का बाउंडेशन है, तो इस करंट ईयर के लिए आप ये मान सकते हो कि इस बार अभी वो भी जियो जब तक आ ना जाए, अभी सही अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक एज़ पर जो न्यूज़पेपर के या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू
या कुछ बाइट्स मिली है मिनिस्टर्स की, उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज का बाउंडेशन नहीं रहेगा। यानी पहले था कि 75% जिनका मिनिमम नहीं है वो IIT JEE मेंस के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन पर्टिकुलर इस ईयर के लिए 2021 में ये क्राइटेरिया अभी हटाया गया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक जियो ना आ जाए तब तक के लिए अभी आप इसको होल्ड पे रखेंगे, लेकिन लगभग 99% चांसेज है कि ये परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो जो 4 स्टेप होंगे, पहला है कि यू विल हैव टू अपीयर फॉर द IIT JEE मेंस। फर्स्ट स्टेप, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बैठना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा IIT JEE मेंस के लिए। सेकेंड स्टेप होगा आपका अपीयर, अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो, ठीक है, अगर आप IIT मेंस क्वालिफाई हो जाते हो तो आपको अलाउ हो जाएगा, आप एडवांस में बैठोगे। सेकेंड स्टेप इसको भी, तो ये दोनों सेम एक ही तरीके के, एक ही ढर्रे पर हैं, लेकिन अंतर बहुत है। एक ही ढर्रे पर मीन्स मेंस क्वालिफाई करोगे तभी तो एडवांस में एंट्री होगी, एडवांस क्वालिफाई करोगे तो आगे फर्दर प्रोसेस में जाओगे। थर्ड नंबर है वो है वही जो हमने पहले कहा था कि आपको एक अवार्ड मिलेगा, यानी मीन्स यू विल बी अवार्डेड बाय AIR ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, आप ऑब्टेन करो, AIR हासिल करो, और उसमें ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग जो टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स होगी उसी के अकॉर्डिंग AIR बनती है, ये समझ लीजिएगा। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हो गए या नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत कम हो गए, उससे कोई खास फ़र्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि ये सीटें तो फिक्स होंगी, जितनी होंगी टोटल IIT प्रॉपर IITs के लिए वो तो फिक्स हैं, उतने ही स्टूडेंट को उसमें से चूज करना है। ठीक है, तो वो केयर नहीं करेंगे कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, क्या हुए थे, कैसे हुए थे। आपकी नज़र अर्जुन की तरह, हमने कहा वही बर्ड की आई पर ही होनी चाहिए। और जो फाइनल होगा फोर्थ प्रोसेस, जिसको कह सकते हो आप अलोकेशन ऑफ सीट्स, यानी जो आपको कहाँ अकॉर्डिंग टू योर ऑल इंडिया रैंक यू विल बी अवार्डेड अ सिंगल सीट जस्ट फॉर यू। आपके लिए एक सीट मिलेगी, और कौन सी IIT में अब जिसकी हाई लो मिडिल रैंक होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको ये अवार्ड के रूप में मिलेगा कि कौन सा IIT मिलता है। ये 4 चीज़ें हो गई। अब इसमें एक कॉमन क्वेश्चन होता है। कॉमन क्वेश्चन क्या है कि क्या अगर मैं IIT मेंस क्वालिफाई कर गया बट एडवांस मेरे से क्वालिफाई नहीं हुआ, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं रुकूं या नेक्स्ट ईयर का फिर मैं वेट करूं, या इसके थ्रू भी कुछ मेरे पास चांसेस है, कोई कैरियर ऑप्शन है? तो अगर आपको अपने ऊपर 100% फेथ है, आपके पास चांस बचा हुआ है, चांस की बात अभी मैं करूंगा यहाँ पे कि चांस क्या है यहाँ पर। अगर चांस बचा हुआ है तो आप 100%, अगर चांस बचा हुआ है प्लस अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है कि बस कुछ माइनर नंबर से ही आप रुके हो, किसके लिए? मेंस एडवांस क्वालिफाई करने के लिए, तो देन यू शुड गो फॉर सेकेंड अटेम्प्ट नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अदरवाइज मान लो आपको लगता है कि नहीं मैं इसी से सेटिस्फाई हूँ और मेंस के थ्रू क्या मुझे कुछ मिल सकता है, 100% मिल सकता है। जितने भी इंडिया में NIITs हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो होंगी वो, फिर ट्रिपल IITs जो होंगी वो, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज जो टॉप के होंगे हर स्टेट का, जो वो भी गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेजेस की नहीं, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज के जो टॉप कॉलेजेस होंगे वो आपको मेंस के थ्रू मिल जाएंगे। तो कई सारे ऑप्शन है कि आपका ईयर भी नहीं लैप्स हुआ, आप चाहते हो कि कंटिन्यूटी हमारी बनी रहे, तो आपको मेंस के लिए फर्दर प्रोसीड कर जाना चाहिए, आपको एडमिशन ले लेना चाहिए। और इसके जस्ट पहले हमने बताया था कि अगर आपको 100% अपने ऊपर बिलीफ है, टाइम बचा हुआ है, टाइम बचा होने का मतलब वो है लास्ट ईयर 2020 तक का, इस बार भी मेरे ख्याल से वही रहने वाला है। कंजिक्यूटिव 3 इयर्स होता है, हाँ 3 इयर्स। सपोज आप 2021 में इंटरमीडिएट क्रॉस किए हो, 10+2 आपने पास किया है, तो कंजिक्यूटिव 3 इयर्स यानी बीच में एक भी ईयर का आप गैपिंग दोगे तो वो काउंट नहीं होगा, वो मतलब काउंट हो जाएगा 3 साल में। ठीक है, मान लो 2021 में आपने इंटरमीडिएट जस्ट पास किया है, तो 2022, 23, 24, ठीक है, एक ईयर तो यही काउंट हो जाएगा। 2021 में अगर पेपर दिया आपने कंजिक्यूटिव, ठीक है, कोई गैपिंग नहीं होनी चाहिए। 2021 1, 2022 2, 2023 3, ये 3 बार आप दे सकते हो पेपर। तो जो फर्स्ट टाइम देगा और उसको कॉन्फिडेंस है
मेंस में हुआ, एडवांस में नहीं हुआ, तो उस बच्चे के लिए ये बढ़िया होगा, बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छा होगा कि वो नेक्स्ट ईयर के लिए भी अपनी तैयारी रखे, प्रिपरेशन रखे कि हाँ हम अगले साल हम एडवांस क्रॉस कर जाएंगे और हमें प्रॉपर IITs मिल जाएगी, तो वो बच्चा इसके लिए जा सकता है। लेकिन सपोज फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका ये तीसरा ही चांस रहा हो और मेंस निकला और एडवांस नहीं निकला, तब तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं, आप मेंस के लिए फर्दर आगे बढ़ जाइए बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, अब बात आती है कि क्या इसमें ये एज का क्राइटेरिया होता है। एज का क्राइटेरिया यहाँ नहीं है, आप कोई भी एज के हो। अब आप इतना तो खुद समझदार होंगे, कोई भी एज के क्या, आप अमूमन एक अप्रॉक्सीमेशन जो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है कि 17 to 18 ईयर में इंटरमीडिएट बच्चे पास ही हो जाते हैं। अब 3 साल ही कंजिक्यूटिव ईयर है, अब 50 साल में कोई इंटरमीडिएट तो पास करेगा नहीं, तो 18 साल बहुत ज़्यादा लगा होगा, बहुत लेट जिसने स्टडी स्टार्ट करेगी तो 20 ईयर्स, तो वो 3 साल कंजिक्यूटिव यानी 23, इससे ज़्यादा कहाँ जाओगे आप। तो एज का क्राइटेरिया तो नहीं रखा गया कि आपका डेट ऑफ बर्थ कितना था या क्या होना चाहिए, लेकिन आपके पासिंग ईयर ऑफ इंटरमीडिएट के बाद के 3 कंजिक्यूटिव ईयर्स के अंदर ही आपको ये दोनों क्रैक करने होंगे, तभी आप प्रॉपर IITs में जाओगे। अदरवाइज आप IITs में तो नहीं जा पाओगे, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन बनेंगे। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो जाएगी मेरे दोस्त, और कभी भी हतोत्साहित मत होना। जिस पूरे आप मनोयोग से, पूरे अपने फुल डेडिकेशन से आप अपनी प्रिपरेशन करो, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करना। पूरा मोरल ऑफ द स्टोरी मैं यही बताना चाह रहा हूँ। और कोई भी बच्चा ये ना समझे कि मेरे से नहीं निकला तो मैं बेकार हूँ, यानी ये मान के चलना कि कोई दूसरा ऑप्शन, उससे बेटर ऑप्शन तुम्हारा वेट कर रहा है और उसमें तुम 100% अच्छा कुछ करोगे, 100%। ये मुझे विश्वास है। हमारे साथ के कई ऐसे मेरे कलीग हैं जो ड्यूरिंग ग्रेजुएशन कुछ कारणों से, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और वो उसमें सक्सेस उनको नहीं मिले, लेकिन आज वो बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर हैं। ऐसा नहीं कि उनको ग्रेजुएशन पर्टिकुलर मान लो BE की डिग्री या BTech की डिग्री नहीं मिली तो लाइफ में फेलियर है, वो बहुत अच्छे पोजीशन पे है। तो बट अपने फील्ड में आपको मास्टर होना होगा। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट है, की पॉइंट है। ये पर्टिकुलर मैंने PCM ग्रुप के लिए बताया है। अभी बहुत सारे ऑप्शन इसमें, ऐसा नहीं कि केवल इंजीनियरिंग ही एक कैरियर है। मैंने एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर आपसे शेयर किया है या आपके सामने रखा है कि हाँ PCM ग्रुप में ये इतना आप कुछ कर सकते हो। अब थोड़ी सी बात PCB ग्रुप वालों के लिए हो जाए, जो बायो के होंगे। PCB ग्रुप, उनका तो एक ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा ऑप्शन मेरे ख्याल से सारे बच्चे यही सोचते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है। सबकी ख्वाहिश होती है, डॉक्टर से बढ़िया कैरियर इनके लिए PCB ग्रुप वालों में नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसके अलावा और दुनिया है ही नहीं। अभी पहले ये चर्चा करते हैं, उसके बाद उसके बारे में भी जो कुछ मुझे जानकारी वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले, ये आप लोग जानते होंगे नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, नीट। पहले क्या था कि हर स्टेट का एक PMT होता था, जैसे UP का CPMT होता था, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट। उसके बाद अलग अलग कॉलेजेस जो हैं, जो इंडिया के टॉप मोस्ट, जैसे एम्स हुआ, ठीक है, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं मेडिकल कॉलेज, वो अपना अलग पेपर भी लिया करते थे। तो अब क्या किया, उन्हीं को कंबाइंड मिलाकर नीट कर दिया गया, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो इसके थ्रू जो भी मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा टोटल इंडिया के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और उसमें से आपको क्रीम बन के निकलना है, ध्यान रहे। और उसमें जब आप निकलोगे तो वहाँ भी आपको ऑल इंडिया रैंक मिलेगी, AI रैंक, और उसके थ्रू आपको फिर अवार्डेड होंगे आप। एलोकेशन वही होगा, प्रोसेस वही सब कुछ है। आप उसके थ्रू, इसमें टाइम लेकिन ज़्यादा लगता है आफ्टर सिलेक्शन भी, 5 ईयर का समथिंग इनका अपना टर्म ही है। उसके बाद इंटर्नशिप होता है, रूरल एरिया में भी है और अर्बन एरिया, दोनों जगह करना पड़ता है। फिर उसके बाद फर्दर आपको प्लेन MBBS की डिग्री से कुछ होना नहीं है, तो उसके लिए भी आपको स्पेशलाइजेशन के लिए जाना पड़ता है, आइदर MD और MS। तो टाइम टेकिंग है, बट बहुत ही ब्राइट करियर है इसमें। एक्चुअली केवल नीट ही ऐसा नहीं है कि मैंने पहले भी कहा था इसमें भी कि आपकी ज़िंदगी वहीं ये मत समझना कि ख़त्म। यहाँ भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। इसमें आप एक साइंटिस्ट भी या फार्मा कंपनीज में बहुत सारे ऑप्शन है कि वहाँ पर आप एक अच्छे रैंक को अचीव कर सकते हो। बट यू विल हैव टू मास्टर इन योर सब्जेक्ट।
आपको अपने सब्जेक्ट में 100% फुल अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कहीं कुछ पूछा जाए या कहीं कुछ, चाहे पीआई हो, पर्सनल इंटरव्यू हो या कुछ और टाइप का हो, आप वहाँ पर अच्छे से परफॉर्म करो। ठीक है, तो एक ये छोटा सा सेशन हमने, छोटा सा क्या हो तो गया, ये करीब अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट का हो जाएगा, बट एक छोटा सा ये इसलिए बोल रहा हूँ कि कैरियर ऑप्शन की अगर बात किया जाए तो पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। इतने सारे ऑप्शन हैं कि आप उसमें अगर सारे आपको बताया जाए तो कई बच्चे तो कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि ये अच्छा है कि वो अच्छा है, कि इससे आगे वाला, इससे पीछे वाला कौन सा अच्छा है। बट हमेशा अपनी सुनो। एक्चुअली हम ऑफलाइन क्लास में हमेशा अपने बच्चों से ये कहते भी हैं, लाइफ इज योर्स सो चॉइस शुड बी ऑल्सो योर्स। चॉइस भी तुम्हारी ही होनी चाहिए, कोई तुम्हें थोपे नहीं। और चॉइस इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर तुम्हें उस सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्ट होगा तो कोई तुम्हें रोक ही नहीं सकता उससे अचीव करने से जो आप चाहते हो। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूँ, इफ़ लाइफ इज़ योर्स देन चॉइस शुड ऑल्सो बी योर्स। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ मैं आशा करता हूँ कि एक छोटा सा सेशन आप लोगों के साथ एक काफ़ी काम आएगा आपके। ठीक है, तो नेक्स्ट डे से अब प्रॉपर अपने क्लास पे हम आ जाएंगे। फिजिक्स और मैथ की कंटिन्यूसली चलेगी। अभी मैथ की क्लास कुछ नहीं जा पाई है, लेकिन आज के सेशन में उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं। और मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में कुछ टॉपिक क्लास के साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।